यह एक आम मिसाइल जैसी दिख सकती है, लेकिन यह जर्मनों द्वारा निर्मित सर्वाधिक उन्नत हथियारों में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मिसाइल शायद उन मिसाइलों में से एक है जिसके लिए जेलेंस्की ने सबसे ज्यादा मिन्नतें की हैं कि वह इसे अपने हाथ में ले सके। जर्मनी ने लंबे समय तक यूक्रेन को इसे भेजने पर प्रतिबंध लगाया था। कारण? डर था कि अगर यह गलत हाथों में चला गया तो यह इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है कि यह वैश्विक स्तर के संघर्ष की शुरुआत का कारण बन सकता है। लेकिन हाल ही में बर्लिन में हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और अब सौभाग्य से यूक्रेन इस शक्तिशाली मिसाइल को अपने हाथों में लेने के बहुत करीब हो सकता है। और यह है, ठीक है, रूसियों के चिंतित होने का एक अच्छा कारण है। अंततः ये कौन सी मिसाइल है और यूक्रेनियन इसे इतना क्यों चाहते हैं? हम टॉरस KPD 350 की चर्चा कर रहे हैं, जो जर्मन शस्त्रागार में उपलब्ध सर्वाधिक उन्नत हथियारों में से एक है। और अपनी अनूठी क्षमताओं के कारण यह मिसाइल पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी और पूरे यूरोप में तीव्र बहस का विषय रही है। और इस पूरे विवाद के कारणों को समझने के लिए हमें इसे थोड़ा और करीब से देखना होगा। टॉरस एक जर्मन और स्वीडिश मूल का एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, जिसे वर्तमान में टॉरस सिस्टम्स द्वारा निर्मित किया जाता है। हम एक लंबी दूरी की मिसाइल की बात कर रहे हैं जो लड़ाकू विमानों से लॉन्च होती है। लगभग 1400 किलोग्राम वजन और 5 मीटर से थोड़े ज्यादा लंबाई के साथ टॉरस एक टर्बोफैन इंजन से चलता है, जो इसे ध्वनि की गति के करीब तक पहुंचा देता है। लेकिन जो चीज टॉरस को दूसरे समान मिसाइलों से अलग बनाती है वह है इसकी क्षमता कि यह 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है, जबकि यह सिर्फ 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि इसे दुश्मन के रडार सिस्टम द्वारा लगभग असंभव है पकड़ पाना। मिसाइल में स्टील्थ तकनीकें शामिल हैं और यह एक उन्नत नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें GPS, इनर्शियल नेविगेशन, इमेज बेस्ड नेविगेशन और रडार अल्टीमीटर शामिल हैं, जिससे यह बिना GPS समर्थन के भी अपने लक्ष्यों को सटीकता से खोज सकता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि युद्ध के हालात में अक्सर दुश्मन द्वारा GPS सिग्नल को ब्लॉक या छेड़छाड़ किया जाना आम बात है। लेकिन इन सब के बावजूद टॉरस की सबसे बड़ी खासियत कहीं और है। उसके वारहेड में यह कोई साधारण वारहेड नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम है जिसे मेफिस्टो कहा जाता है, जिसका वजन है चौंकाने वाले 480 किलो। यह बहुत भारी है। इसे खास तौर पर गहराई में दबे या बहुत मजबूत सुरक्षा वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला चरण एक छोटी चार्ज होती है जो लक्ष्य में एक छेद बनाती है, जबकि दूसरा चरण मुख्य चार्ज लक्ष्य को अंदर से विस्फोटित कर देती है। यहाँ बैठकर कहने का कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि आप खुद देखें ताकि समझ सकें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह क्षमता टॉरस को विशेष रूप से मजबूत बंकरों, भूमिगत कमांड पोस्ट, पुलों, गोला बारूद के भंडार और यहाँ तक कि बंदरगाह में या खुले समुद्र में जहाजों जैसे लक्ष्यों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाती है। इन शक्तिशाली विस्फोटों के पीछे का सिस्टम, इसे PIMPF कहा जाता है, जो प्रवेश करने वाली सामग्री की परतों की गिनती कर सकता है और इन परतों के भीतर आदर्श बिंदु पर विस्फोट करके अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, इस मिसाइल की क्षमताओं का बेहतर अंदाजा लगाने के लिए इससे मिलती जुलती किसी और मिसाइल से तुलना करना सबसे अच्छा रहेगा। आइए फ्रांसीसी मूल के स्कैल्प EG को लें।
ऐसी ही मिसाइलों की तुलना में या फिर स्टॉर्म शैडो से भी, जिससे पहले ही यूक्रेन को दिया जा चुका है, टॉरस के पास एक बड़ी बढ़त है, खासकर रेंज में जो काफी ज्यादा है। हम लगभग दोगुनी दूरी यानी 500 किलोमीटर बनाम 250 की बात कर रहे हैं। साथ ही टॉरस का वारहेड सिस्टम तकनीकी दृष्टि से उन्नत है। अब जब आप टॉरस को बेहतर जानते हैं तो यह समझना आसान है कि यूक्रेन इसके लिए इतना बेताब क्यों है। मई 2023 से जेलेंस्की ने औपचारिक रूप से जर्मनी से इन मिसाइलों की आपूर्ति का अनुरोध किया है ताकि रूस के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया जा सके। हालांकि यह अनुरोध जर्मनी में सबसे बड़े राजनीतिक दुविधाओं में से एक बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्जर ने इन मिसाइलों को यूक्रेन भेजने का विरोध किया है। कारण, इन मिसाइलों का रूस के खिलाफ इस्तेमाल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का संकेत हो सकता है। क्या यह एक बहुत दूर तक मार करने वाला हथियार है? जर्मन सैनिकों की तैनाती के बिना लक्ष्यों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए इस हथियार का प्रयोग असंभव है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं। इस बीच यूक्रेन के सहयोगी शोल्स पर दबाव बना रहे थे, अपना रुख बदलें। एक इंटरव्यू में बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ने इन मिसाइलों को भेजने के पक्ष में अपना रुख साफ कर दिया। मुझे लगता है कि ओलाफ ने पहले ही असाधारण काम किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टावरों को तैनात करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जर्मन सरकार ऐसा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को और अधिक करने की जरूरत है। इसमें शामिल है यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और फ्रांस को मिलकर और काम करना होगा। मुझे विश्वास है हम ऐसा करेंगे। शुल्ट्ज से जर्मन सांसदों ने उनके फैसले के बारे में सवाल भी पूछे। देखते हैं। जब लंबी दूरी के हथियार प्रणालियों की बात आती है तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे किसी भी हथियार की आपूर्ति करने का कोई मतलब नहीं है, जिसे केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब जर्मन सैन्य सदस्य को यह करने के लिए यूक्रेन जाना पड़े। एक जर्मन चांसलर के रूप में मेरे लिए यह एक सीमा रेखा है और इसलिए इस मामले में मेरी स्थिति स्पष्ट है। मैं हथियारों की आपूर्ति करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जर्मन सैनिकों की उनके इस्तेमाल में कोई भागीदारी न हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, शोल्जर्स के लिए इन मिसाइलों को भेजना जर्मनी को रूस के साथ सीधे टकराव में घसीट सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि वह रूस के गहरे अंदरूनी हिस्सों में विनाशकारी हथियार देना सही नहीं मानते। उनका तर्क था कि टॉरस हथियार प्रणाली इतनी जटिल है कि मिसाइलों को प्रोग्राम करने के लिए यूक्रेनी जमीन पर जर्मन सैनिकों की मौजूदगी जरूरी होगी, जिससे जर्मनी सीधे तौर पर रूस के साथ संघर्ष में शामिल हो सकता है। इसके अलावा यह चिंता भी थी कि यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदरूनी ठिकानों या केर्श जलडमरूमध्य पर बने पुल पर कर सकता है, जो रूस को 2014 में अवैध रूप से कब्जा की गई क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों ने इन दावों को चुनौती दी। फेबियन हॉफमैन, ओस्लो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता, ने कहा कि एकमात्र कारण कि जर्मन सैनिकों की जरूरत जमीन पर टॉरस चलाने के लिए होगी, ये है कि चांसलर को भरोसा नहीं है कि यूक्रेन उनके साथ क्या कर सकता है। उनके अनुसार यूक्रेनी सेना को स्वतंत्र रूप से मिसाइलों को चलाने के लिए 3 से 4 महीनों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस इनकार ने जर्मनी और उसके सहयोगियों के बीच काफी तनाव उत्पन्न किया है। जर्मन विरोध को दरकिनार करने के प्रयास में यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को और अधिक स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भेजने का प्रस्ताव दिया। बदले में जर्मनी को अपने कुछ टॉरस मिसाइल देने थे, लेकिन बर्लिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जर्मनी में बहस यहीं नहीं रुकी और फरवरी 2024 में एक घटना के साथ यह और भी तेज हो गई, जब जर्मन सैन्य अधिकारियों के बीच गोपनीय बातचीत सामने आई, जिसमें वे चर्चा कर रहे थे कि टॉरस को यूक्रेन को कैसे दिया जा सकता है और संभवतः इसका इस्तेमाल क्रीमिया पुल पर हमला करने के लिए कैसे किया जा सकता है। रूस ने इन वार्ताओं को अवरोधित कर लिया और लीक कर दिया। इससे देशों के बीच एक बड़ा राजनयिक संकट पैदा हो गया। इसके बावजूद
जर्मनी पर दबाव लगातार बढ़ता रहा। साथ ही यूक्रेनी सेना को इस प्रकार के हथियारों की आपूर्ति की आवश्यकता भी बढ़ती गई, जो कि गंभीर रूप से कम हो रहे हैं। बोरिस ने यूरोप में यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें देने का निर्णय लिया। हॉफमैन का अनुमान है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक यूक्रेन को फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से 400 से 600 स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें मिली हैं। उनकी गणना के अनुसार इस साल की शुरुआत में ही यूक्रेन इन मिसाइलों का पूरा भंडार खत्म कर सकता है, लेकिन जर्मनी में हाल ही में हुई एक घटना ने यूक्रेनियों के लिए उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल फरवरी में जर्मनी में हुए समय से पहले चुनावों के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आया है, जो यूक्रेन के प्रति जर्मन नीति की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसका नेतृत्व फ्रेडरिक मर्ज कर रहे हैं, ने भारी बहुमत से चुनाव जीता, जबकि ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और वह तीसरे स्थान पर रही, जो अब तक का उसका सबसे खराब परिणाम है। फ्रेडरिक मर्जा, जो जर्मनी के अगले चांसलर बनने वाले हैं, ओलाफ शोल्जर के यूक्रेन को लेकर नरम रुख के बड़े आलोचक रहे हैं। पिछले बयानों में मर्ज ने मिसाइलों के हस्तांतरण की संभावना का समर्थन किया था और यूक्रेन को दी गई हथियारों की सीमा पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की थी। हमें पुतिन को सावधान रहने के लिए कहना चाहिए। यदि आप नागरिकों, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और किंडरगार्टन पर बमबारी जारी रखते हैं, तो हम यूक्रेन के पास मौजूद हथियारों पर दूरी की पाबंदियां हटा देंगे। दूसरा कदम टॉरस मिसाइलों की आपूर्ति होगा। अंततः पुतिन ही तय करेंगे कि वह इस युद्ध को कितना आगे बढ़ाएंगे। इस साल फरवरी में एक टेलीविजन बहस के दौरान चुनाव से कुछ दिन पहले मर्ज ने शोल्ज को चुनौती दी और कहा कि अगर यूक्रेन को अधिक निर्णायक और कम हिचकिचाहट के साथ समर्थन मिला होता तो युद्ध पहले ही खत्म हो सकता था। उन्होंने एक मजबूत और तैयार यूरोप की आवश्यकता पर भी स्पष्ट राय व्यक्त की। रुककर कहा, अगर यूरोप चाहता है कि उसकी सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहे, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुतिन, जो इस युद्ध में आक्रांता हैं, हारें और यूक्रेन अपनी पूरी क्षेत्रीय अखंडता वापस पाले। चुनावों से पहले एक तीखे भाषण में मर्ज ने यूक्रेन की स्थिति के लिए सीधे तौर पर शोल्ज को जिम्मेदार ठहराया। आप इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, अपनी उस सोच के साथ कि यूक्रेन को एक हाथ पीठ के पीछे बांधकर लड़ना चाहिए। ऐसा आगे नहीं चल सकता। अगर पुतिन इसे स्वीकार नहीं करते तो अगला कदम उठाया जाना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए कि अगर वह 24 घंटे के भीतर यूक्रेन में नागरिक आबादी पर बमबारी करना बंद नहीं करता, तो जर्मन संघीय गणराज्य को भी टॉरियस क्रूज मिसाइलें देने चाहिए, ताकि उन आपूर्ति मार्गों को नष्ट किया जा सके जिनका यह शासन यूक्रेन में नागरिक आबादी को नुकसान पहुंचाने और बमबारी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। किसी संबंधी मेर्ज ने बताया कि डर निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक है। पिछले कुछ हफ्तों में मुझे फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल देव के शब्द बार बार याद आ रहे हैं, जिन्होंने एक बार कहा था कि डर ही सारी कायरता की जननी है। सीनियर चांसलर, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर पुतिन के डर को पार करें और यूक्रेन में हो रही बर्बरताओं को एकजुट होकर खत्म करें। अपनी चुनावी जीत के बाद मर्ज ने यूक्रेन को समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम यूक्रेन का समर्थन जारी रखें ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। मेरी राय में हमने आज तक पर्याप्त नहीं किया है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह युद्ध कल तक 3 साल तक नहीं चलता। अभी आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या जर्मनी के पास ये मिसाइलें देने की क्षमता है? क्या इनसे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि ये डिलीवरी संघर्ष के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी के पास लगभग 600 टॉरस मिसाइलें हैं, जिनमें से अनुमान है कि वह अपनी खुद की रक्षा क्षमता से समझौता किए बिना करीब 100 मिसाइलें दे सकता है। यह यूक्रेन के क्रूज मिसाइलों के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।
यूक्रेनी वायुसेना संभवतः इन मिसाइलों को अपने सुखोई Su-24 बम वर्षकों पर लगाएगी, जिन्हें पहले ही पश्चिमी मिसाइलें ले जाने के लिए संशोधित किया जा चुका है, जिसमें सेवानिवृत्त ब्रिटिश टॉर्नेडो बम वर्षकों से प्राप्त पाइलॉन का इस्तेमाल किया गया है। जर्मन वायुसेना अभी भी कई दर्जन टॉर्नेडो विमानों का इस्तेमाल टॉरस मिसाइलों के लॉन्चर के तौर पर करती है। इन मिसाइलों से सुसज्जित होने पर यूक्रेन को कुछ अहम लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले अपनी रेंज के कारण टॉरस किसी भी अन्य पश्चिमी लंबी दूरी की मिसाइल की तुलना में, जो वर्तमान में यूक्रेन के शस्त्रागार में है, रूसी लाइनों के अंदर और गहराई तक घुस सकता है, जिससे यूक्रेन की रूसी सैनिकों को डराने और कई खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये मिसाइल खास तौर पर केर्स जलडमरूमध्य पर बने पुल के खिलाफ बेहद प्रभावी होगी, जो क्रीमिया के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक मार्ग है। यह पुल रूस के लिए रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है और इसे रूसी लॉजिस्टिक्स की अकिलीज हील के रूप में जाना जाता है। टॉरस मिसाइल अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है और लगभग निश्चित रूप से इस रूसी आपूर्ति मार्ग को नष्ट कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें मिलनी शुरू हुई हैं, रूस ने अपनी 90% विमानें सैन्य ठिकानों पर पुनः तैनात कर दी हैं। इन मिसाइलों की पहुंच से बाहर, जिससे यूक्रेनी शहरों पर रूसी हवाई हमलों में कमी आई है। टॉरस रूस को अपने सैन्य संसाधनों को और भी अंदर की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर उसके हमलों में रूस की युद्ध क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर रूस अपने हवाई बेड़ों को और दूर ले जाता है, तो इससे उसके संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, जिससे उड़ान के दौरान पुनः पूर्ति, अधिकतम भार और युद्ध क्षेत्र में बने रहने का समय प्रभावित होगा और यूक्रेन पर हमलों की तीव्रता कम हो जाएगी। इसके अलावा टॉरस की तकनीक रूस के गहराई से दबे और मजबूत किए गए लक्ष्यों जैसे बंकर, कमांड पोस्ट, उत्पादन लाइनें और सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए बेहद फायदेमंद होगी। रूस ने आक्रमण की शुरुआत से ही अपने तोपखाने के उत्पादन को बढ़ाकर मात्रा के मामले में पश्चिमी सहयोगियों से बढ़त ले ली है। हालांकि यूक्रेन पहले ही कई रूसी गोला बारूद और उत्पादन डिपो पर सफलतापूर्वक हमला कर चुका है, जिससे रूस की तोपखाने के इस्तेमाल में कमी आई है और यूक्रेन को मोर्चे पर रूसी बढ़त को रोकने में मदद मिली है। रूस की सैन्य संपत्तियों, उत्पादन सुविधाओं और भंडारण डिपो पर पश्चिमी लंबी दूरी की हथियारों जैसे टॉरस से लगातार हमले रूस की आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा प्रहार करेंगे, जिससे उसकी आक्रामक क्षमताएं कमजोर होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन को टॉरस मिसाइलों की संभावित आपूर्ति यूरोपीय रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के समय हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यूरोपीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर अनिश्चितता के साथ, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद, यूरोप अपनी खुद की रक्षा की जिम्मेदारी अधिक उठाने की आवश्यकता को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गया है। परंतु यहाँ एक समस्या है। जर्मन सरकार के गठन की प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसलिए यूक्रेन को टॉरस मिसाइलों की आपूर्ति पर अंतिम निर्णय लेने में हफ्तों या शायद महीनों भी लग सकते हैं। MERS को पहले सोशल डेमोक्रेट्स के साथ सरकार गठन की बातचीत पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उनके पास इतनी संवेदनशील हथियारों की ट्रांसफर को मंजूरी देने के लिए राजनीतिक पूंजी होगी। फिर भी दिशा स्पष्ट दिख रही है। मित्र देशों का बढ़ता दबाव, यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और जर्मनी में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव, ये सभी मिलकर यूक्रेन को टॉरस मिसाइलों की संभावित डिलीवरी की परिस्थितियां बना रहे हैं, संभवतः 2025 के वसंत के अंत या गर्मियों की शुरुआत में।
अगर यह डिलीवरी होती है तो यह न केवल चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास होगा, बल्कि रूसी आक्रामकता के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए यूरोप की निरंतर प्रतिबद्धता का भी संकेत होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने लंदन में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन जाने से पहले यह अच्छी तरह बताया था। 500 मिलियन यूरोपीय 300 मिलियन अमेरिकियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन्हें 140 मिलियन रूसियों के खिलाफ बचाएं। अगर आप गिनती जानते हैं तो खुद गिने। खुद पर भरोसा करना शुरू करें, न कि अकेले बल्कि अपनी खुद की क्षमता की समझ के साथ। यूरोप, अगर आज हमें किसी चीज की कमी है तो वह आर्थिक या जनसंख्या शक्ति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि हम वास्तव में एक वैश्विक शक्ति हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मर्स के जर्मनी की कमान संभालने के बाद यूक्रेन को टॉरस भेजना और उनके इस्तेमाल की अनुमति देना सही है? या आपको लगता है कि इससे संघर्ष और भी खराब हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। यदि यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।